प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है द सिविक्स रूम क्लासेस में, जहाँ पर मैं लोकेश शर्मा, आपका अध्यापक, आपको NCERT कक्षा 11 की पुस्तक का अध्ययन करा रहा हूँ, जो संबंधित है विषय नागरिक शास्त्र से। कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र की 2 पुस्तकें प्रचलित हैं, जिनमें फ़िलहाल मैं पुस्तक 1 जिसका नाम है संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्ययन करा रहा हूँ। और इस किताब के अध्ययन के क्रम में हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जो इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 3 जो डेडिकेटेड था वह था चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। और इस चैप्टर में हमने 5 से 6 वीडियो बनाई हुई हैं, और यह इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे चुनाव सुधार। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कराता हूँ, हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या। हमने इस चैप्टर में पहली जो चीज़ पढ़ी, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, चलिए ऊपर लिख देता हूँ। हमने इस चैप्टर में पहली चीज़ पढ़ी कि चुनाव क्या होता है, क्या क्यों आवश्यक है। उसके बाद दूसरी चीज़ पढ़ी हमने चुनाव के तरीके। तो चुनाव के तरीकों में हमने मूलतः 2 तरीके देखे। पहला था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कि जो जीता, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जीत गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यह एक सामान्य सी चुनाव की प्रणाली है जो लगभग हर जगह फॉलो होती है, कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वह विजयी हो जाएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले। दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें पार्टियों को वोटिंग परसेंटेज के आधार पर उनको सीटें प्राप्त होती हैं। फिलहाल इन दोनों के हमने गुण और अवगुण दोनों देखे। उसके बाद हमने आरक्षण को देखा, और उसके बाद हमने स्वतंत्र निर्वाचन एवं निष्पक्ष निर्वाचन को जाना, और इसको संपन्न कौन कराता है, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। हमने आयोग के कार्यप्रणालियाँ देखी, आयोग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो तो कौन कौन से वे तरीके हैं जिससे वह दबाव मुक्त हो सके, वह देखा। और अंततः धीरे धीरे हमने यह देखा कि ये देखिए पिछली जो वीडियो है उसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हमने यह भी जाना। और अंततः अब हम पूरी चीज़ें पढ़ने के बाद हम देखते हैं क्या भारत में चुनाव के तरीकों में किसी सुधार की कोई गुंजाइश है, या हम आदर्श प्रणाली तक पहुंच चुके हैं कि इसके बाद अब संशोधन नहीं हो सकता। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई सामाजिक नियम या साइंटिफिक नियम भी बनाने का प्रयास करेंगे, वह तभी तक अच्छा है जब तक कि उससे बेहतर कुछ और ना मिल सके। और हम हमेशा आदर्श की तरफ जाते हैं, हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम और बेहतर हो सकें। तो फिलहाल यदि हम बात करें कि हमारे पास लोकतंत्र है, तो यह लोकतंत्र अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है कि इससे बेहतर कोई राजनीतिक प्रणाली हो ही नहीं सकती। इससे बेहतर भी राजनीतिक प्रणालियाँ हो सकती हैं, अभी उनकी खोज नहीं हुई है। ठीक इसी प्रकार चुनाव की जो प्रक्रिया भारत में अपनाई गई है या दुनिया के कई और देशों में जो लोकतांत्रिक समाज है उनमें अपनाई गई है, क्या वह सबसे बेहतर है? बिल्कुल नहीं। इसी सब का उत्तर देगा ये आपका टॉपिक। लिखा है चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, चुनाव के उस तरीके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष जरूर होंगे। हम बात कर रहे थे FPTPS की, जिसमें यह तरीका था
कि कई सारे उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं और जिसको सर्वाधिक वोट मिल जाएंगे कि 2 वोट इसको मिले, 7 वोट इसको मिले, 17 वोट इसको मिले, 19 वोट इसको मिले और 6 वोट इसको मिले, तो कौन जीता? 19 वोट वाला। और वोटों की पूरी संख्या कितनी थी? मान के चलो 50 है। तो 50 में से केवल 19 लोगों को समर्थन प्राप्त 19 लोगों का समर्थन प्राप्त है अमुक व्यक्ति को, और यह अब नेता बन जाएगा किसका? 50 का। अब बात आई, ये 2 लोगों ने वोट दिया, इसको 7 लोगों ने दिया, 17 लोगों ने दिया, 6 लोगों, इनके वोट का क्या अहमियत है? कुछ नहीं, ये वोट वहीं खारिज हो जाते हैं। अब यह जो नेता होगा वो 50 लोगों का होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, जिनकी समाज में संख्या ज़्यादा होती है, जिनका दबदबा होता है, वही हमेशा जीतते रहते हैं, और इसमें अल्पसंख्यक लोगों की पहचान सीमित हो जाती है। वह अपने मन मुताबिक अपना नेता नहीं चुन पाते, और यही कारण है कि भारत में आज तक कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या कम है। ठीक। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसमें क्या होता है कि अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं और ABCD, और इसमें 2 पार्टियां हैं XYZ और ABC। हाँ, पर कैंडिडेट नहीं, 2 इसमें कैंडिडेट नहीं खड़े होते हैं, 2 पार्टियां ही खड़ी होती हैं। मान के चलिए एक पार्टी का नाम है, एक का B है और एक का C है, और तो टोटल जो आपका निर्वाचन क्षेत्र था उसकी परसेंटेज के आधार पर हम देखते हैं कि टोटल वोट कितना भी हुआ हो, लेकिन इसको मिला है 20% वोट, इसको मिला है 60% वोट, 6 और 2 8, और इसको मिला है 20, ये इसको मान लो 25 हो गया, इसको मान लो 15। तो इनको इतने परसेंट वोट मिला, इनको इतने परसेंट, इनको इतने परसेंट। अब टोटल जो इसकी सदस्यों की संख्या है कि कितनी सीटें होंगी टोटल, तो सीटें जितनी भी होंगी उसकी 15% सीटें A पार्टी को मिल जाएंगी, 60% सीटें B पार्टी को, 25% सीटें C पार्टी को। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन्होंने A को चुना था उनका वोट खराब नहीं हुआ, उनके लोग भी सीटें पाए हैं, इनके लोग भी सीटें पाए हैं, इनके लोग भी सीटें पाए हैं। तो यह जो चुनावी प्रक्रिया होती है, ये प्रणाली होती है, इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी उनका प्रतिनिधि मिल जाता है। ठीक। हालांकि इसमें भी नुकसान है। जब FPTPS का नुकसान है, एक दोष है इसमें, दोष ये है कि कभी भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार इसमें नहीं बन पाएगी। इसमें हमेशा गठबंधन या समर्थन के आधार पर ही सरकारें बन पाएंगी, क्योंकि एकदम से स्पष्ट बहुमत के रूप में किसी पार्टी को प्रॉपर सीटें नहीं मिलेंगी, कुछ सीटें अक्सर बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पर स्थायित्व की संभावना कम रहती है। ऐसे में डिसीजंस बोल्ड नहीं लिए जाते हैं, सबको मना के ही डिसीजंस एक बना पाएंगे, तो इससे कार्य में देरी भी होती है, डिसीजंस बहुत क्रांतिकारी नहीं ले पाते हैं, और अंततः यह एक ऐसी कुर्सी साबित होती है जिसके चारों पैर अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे होते हैं लोगों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है कि और बेहतर किस तरीके से हो सकता है चुनाव। वयस्क मताधिकार एक तरीका था, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दूसरा तरीका था, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ये सब तीसरा तरीका था। तो भारत में इन 3 तरीकों से कोशिश की गई है कि चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जा सके, लेकिन पिछले 66 बल्कि 70 वर्षों के अनुभव में हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए हैं, और वह सुझाव हर तरीके से आए हुए राजनीतिक दलों ने भी दिए हैं, आयोग ने भी दिए हैं, वे स्वतंत्र समूहों ने भी सुझाव दिए हैं। कौन कौन सुझाव दिए हैं? तो पहला सुझाव क्या है कि हमारी चुनाव व्यवस्था जो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली है, FPTPS है, उसके स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, इसके फ़ायदे ही मैंने बताया। इसमें अल्पसंख्यक लोगों को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसमें नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है, सारे डिसीजंस में सभी पार्टियों को मनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि सरकारें गठबंधन या फिर समर्थन से ही बन सकती हैं। अगला क्या है कि संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ये बहुत अच्छा एक सुधार है और ये हो भी चुका है। ठीक है। चुनावी राजनीति में धन का प्रभाव रोका जाए। अब कोई एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा धन है, वह धन खर्च करके
और एक चुनाव लड़ता है और खूब सारा पैसा बाँटता है और अंततः वह जीत जाता है। तो धन के प्रभाव में होता क्या है, जो कॉम्पिटिशन है अन्य लोगों के साथ उसका वह फेयर ही नहीं रह पाता, इनके पास उतना पैसा ही नहीं है और ये लोग हार जाते हैं। तो धन के प्रभाव को रोकने के लिए एक एक सुझाव आया कि सरकार को ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करनी चाहिए। एक नियत रूप से, एक स्टेबल रूप से, एक स्थायी रूप से उन्हें चुनावी खर्चे का भुगतान किया जाए और उनसे बोला जाए कि आपको इसी पैसों में ही चुनाव लड़ना है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, अगर आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो क्रिकेट में एक संस्था होती है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और यह भारत में एक प्राइवेट रूप से क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, एक ट्रॉफ़ी को ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। और उस ट्रॉफ़ी के एक नियम ये है कि कुछ टीमें बन जाएंगी, मान के लिए ABCDE और F, और ये टीमें खिलाड़ियों को खरीदेंगी। ठीक है, खिलाड़ियों को खरीदेंगी, 15 खिलाड़ी खरीद लिए, 20 खिलाड़ी खरीद लिए, ये सब कुछ है। ये खिलाड़ियों को खरीदेंगे और आपस में इनके मैचेस होंगे और जो जीतेगा वो विनर होगा। लेकिन अब अगर इनको ये छूट दे दी जाती है कि आप कितने भी खिलाड़ियों को खरीद लो, कितने भी रुपए दे के खरीद लो, तो उसमें होगा क्या, जो खिलाड़ियों के मालिक अमीर होंगे, जिन टीमों के मालिक अमीर होंगे, वो रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके सभी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं और वही टीम हमेशा जीतती रहेगी। तो इससे नुकसान किसको होगा, बाकी टीमों को, जिनके लोग अमीर नहीं हैं, जिनके मालिक अमीर नहीं हैं। तब ऐसे में बीसीसीआई ने आईपीएल की टीमों के लिए एक नियम बना दिया कि आपको एक निश्चित कोटा कर दिया जा रहा है कि 60 करोड़ का, मान लो 60 करोड़ में आपको सारे खिलाड़ी खरीदने हैं। इसमें आपको भी खरीदने हैं, आपको भी और आपको 60 करोड़ का आपको फंड बना दिया गया है। इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते आप। अब आपको, अगर आपने 20 करोड़ का एक खिलाड़ी खरीद लिया, तो बाकी आप अब 40 करोड़ में बाकी अपने 14 खिलाड़ी खरीदो। तो आपको कुछ खिलाड़ी काम चलाऊ खरीदने पड़े, कुछ सस्ते, और सस्ते खिलाड़ी मैं ये नहीं करूँगा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। तो ऐसे में उनकी टीमों में एक बैलेंस बना रहता है अच्छे और नए खिलाड़ियों का। एक पुराने और बहुत शानदार खिलाड़ी होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक ठाक पहचान होती है, और कुछ खिलाड़ी एक रणजी या स्थानीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं जिनकी पहचान नहीं है, हो सकता है अच्छे खिलाड़ी भी उनमें निकल के सामने आए। तो ये नियम है, यही नियम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना चाहिए कि उनको एक निश्चित अमाउंट दे दिया जाए, उस अमाउंट में ही आपको चुनाव लड़ना है और जीतना है। इससे कंपटीशन एक फेयर होगा। ठीक है, इससे ये नहीं होगा कि जो राजनीतिक दल ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। फिलहाल स्थिति यही है, ये एक अच्छा मूव है, ये एक अच्छा सुझाव है। अगला क्या है कि जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा, एक आपराधिक मुकदमा अगर हो गया है, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो, लेकिन फिर भी उसको चुनाव लड़ने के लिए नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बिल्कुल भी राजनीति में ना आए। दूसरी बात, चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी नेता जाति और धर्म संबंधी कोई बात ना कहे। ऐसा ना हो कि आप मेरे धर्म के हैं इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, आप मेरे जाति के इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, इस प्रकार की कोई भी अपील करता है तो ये इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कार्यविधि को और पारदर्शी लोकतंत्र बनाने के लिए कानून होना चाहिए। कानून के माध्यम से राजनीतिक दलों को उनकी कार्यप्रणाली पर एक नज़र रखनी चाहिए कि क्या क्या काम कर रहे हैं वो। ठीक है, लिखा है कि सीमित सुझाव हैं, हर कोई इनको मान भी सकता है। कोई कहेगा कि ये नियम ठीक नहीं है, कोई सुझाव कहेगा ये सुझाव ठीक है। ये सब कुछ आम राय हैं, लेकिन फिर भी लिखा है कि जो भी आम राय बने, आम राय जो भी बन जाए, कम से कम उसको कानून और औपचारिक प्रावधान बनाए जाएँ। लेकिन ये औपचारिक प्रावधान जो है वो सीमा तक ही कारगर होते हैं। इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिससे कानूनी सुधारों के अतिरिक्त कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और जो चुनाव है वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। चुनाव जो जनता चाहती है चुनाव के माध्यम से ऐसा होना चाहिए, उस पर वह खरा भी उतरा। तो उसमें पहला तरीका क्या है कि जनता स्वयं ही और अधिक सतर्क हो, जनता पढ़ी लिखी हो, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब भी संसद के द्वारा कोई कानून बनता है तब वह कानून जनता के सामने रखा जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, और जनता सुझाव मांगे जाते हैं कि आप बताइए कोई संशोधन तो नहीं करना है। लेकिन आम जनता के पास इतना टाइम नहीं कि सरकारी गजट को देखे, ये देखे कि संसद कौन सा कार्य कर रहा है। नहीं, हमको राजनीति में सक्षम और
सतर्कता और मुखरता के साथ राजनीति में प्रतिभाग करना चाहिए, राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। और लेकिन समस्या ये होती है कि आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेना संभव नहीं है, क्योंकि उसे अपने जॉब भी करनी है और कार्य भी करने हैं, तो हमेशा पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकता। इसलिए यह लोग राजनीतिक संस्थाओं संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर ये जो सरकार होती है या जो संविधान है या राजनीतिक क्रियाकलाप है उनकी पहरेदारी कर सके। तो क्या बना लीजिए, आप संगठन बना लीजिए, उन संगठनों को शक्तियाँ दे दीजिए, उनको वह तरीका बताइए या उन संगठनों का कार्य हो जिन संगठनों में लोग राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, उन संगठनों के सदस्य वो राजनीतिक दलों पर चुनावी प्रक्रियाओं में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करके या फिर उन संगठनों के माध्यम से पूरी की पूरी राजनीति पर थोड़ा बहुत पहरेदारी के रूप में, जैसे हम बोलते हैं ओम्बुड्समैन या लोकपाल के तरीके से, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है तो वो बात आम जनता तक पहुंचाए। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे चुनाव में और बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, चुनाव और स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर दी एंड होता है, ख़त्म होता है। अब इसका ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष सब कुछ वही है जो मैंने अब तक पढ़ाया था और इसमें और कुछ खास नहीं है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ठीक है, अपने धूमधाम से सारी वीडियोस देखते हुए इस चैप्टर का समापन किया है और उम्मीद करते हैं चौथे चैप्टर, अगले चैप्टर जिसका नाम क्या है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी स्थिति कार्यपालिका पर हम पहुंच जाते हैं। अब तक हम बात करते थे सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सब कुछ आपको कार्यपालिका में मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और तीनों चैप्टर्स की सारी वीडियोस को एक बार देख लीजिए, तब आप चौथे चैप्टर पर पहुंचिए। तो चौथे चैप्टर की पहली वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।